अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। मुल्क की सियासत में ऑडियो और वीडियो लीक्स के बाद अब व्हाट्सएप मैसेजेस लीक का सिलसिला जारी है और इस नए सिलसिले में मरकज़े निगाह बनी हुई है तहरीक इंसाफ, जिसके लिए ये मैसेजेस मसाइल में ऑब्वियसली इजाफे का सबब साबित हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं रऊफ़ हसन, इनके भारतीय सहाफ़ी से व्हाट्सएप मैसेजेस सामने आए। अब बानी PTI की बहन अलीमा खान के रऊफ़ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। ज़राए से बता रहे हैं कि रऊफ़ हसन के फ़ोन के फॉरेंसिक तज्ज़िये में पता चला है कि 23 जून 2023 को अलीमा खान ने व्हाट्सएप से रऊफ़ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब एक पैगाम भेजा, जिसमें उनकी बानी PTI से जेल में मुलाकात और रोने के वाक़े की रुदात बयान की गई है। अलीमा खान ने रऊफ़ हसन को पैगाम में कहा कि बुशरा बीबी का ये पैगाम अहमकाना है। बुशरा बीबी का ये डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है, इस पैगाम की तशहीर न की जाए। और उन्होंने रऊफ़ हसन को हिदायत की कि बानी PTI को ऐसी कोई बात बुशरा बीबी से नहीं हुई है। पैगाम में बानी PTI और जेलर के दरमियान जो फर्जी गुफ्तगू को बुनियाद बनाकर इमरान खान की मौत का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई है और कहा गया है कि बानी PTI को पता है कि जेलर पर उन्हें मारने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस हवाले से आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें दावा किया ग्रुप और बुशरा ग्रुप दोनों PTI पर कब्जा करना चाहते हैं। अलीमा खान की गुफ्तगू सामने आई रऊफ़ हसन के साथ, इससे एक बात साबित हुई, एक डिसइंफॉर्मेशन सेल जो हम बड़ी देर से कह रहे थे कि एक प्रोपेगेंडा सेल, झूठी खबरों का सेल बनाया जा रहा है और चलाया जा रहा है, ये बात साबित हो गई कि बुशरा बीबी एक डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। मकाफात अमल है कि जब मुल्क के अंदर आप लोगों को तकसीम करेंगे, लोगों में नफरतें जो है वो फैलाएंगे, माशरे को तकसीम करेंगे, तो आज आपकी अपनी पार्टी ना सिर्फ टूट फूट का शिकार है बल्कि शदीद तकसीम का शिकार। और ये कई ग्रुपों में से ये 2 ग्रुप हैं। अब नाजरीन, इस लीक पर बड़े बड़े सवालात उठ रहे हैं। सवाल ये है कि ये मैसेजेस कौन लीक कर रहा है। हुकूमत जो कल ऑडियो लीक्स की मुखालिफ थी, आज इन लीक्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या जो कल हराम था वो आज हलाल हो गया है? फिर इस मैसेज पर जो तारीख है वो जून 2023 की है, लेकिन उस वक्त तो खान साहब जेल में थे ही नहीं। इमरान खान 9 मई को गिरफ्तार हुए, कुछ दिन बाद जमानत हो गई, फिर वो दोबारा अगस्त में गिरफ्तार हुए, तो जून में ये मैसेजेस क्यों किए गए? दूसरी तरफ नाज़रीन, पार्लियामेंट का मुश्तरक 28 अगस्त को बुलाए जाने का इम्कान है। हुकूमती अरकान कौमी असम्बली सेनेट को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास पीर 26 अगस्त को तलब कर रखा है। हुकूमत क्या करने जा रही है, कौन सी कानून साजी होने जा रही है, इसका किसी को इल्म नहीं है, लेकिन हुकूमत अचानक मुतहरिक ज़रूर हो गई है। जरदारी साहब मौलाना साहब से मुलाकात के लिए पहुँचे, उनके हमरा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी थे। सदर जरदारी ने मौलाना को बंदूक का तोहफ़ा भी दिया। सियासी मामलात पर बातचीत भी हुई। मियाँ साहब ने भी अपोजिशन से बात करने के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई है। ये मुलाकातें कल तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान असम्बली में मिलकर चलने के ऐलान के बाद शुरू हुई हैं। नेशनल असम्बली और सेनेट के अंदर जो लेजिस्लेशन प्रपोज की जा रही है, जिसके बारे में हमें बताया जा रहा है, उसके बारे में एक फ़ैसला आज ये किया गया है कि हमारी जो टीम्स हैं, एक टीम बनाई गई है, सब कमेटी बनाई गई है कि वो उस तमाम लेजिस्लेशन के बारे में बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ने का फ़ैसला करें। इससे पहले कि नाज़रीन कि मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊं, एक और अहम मामला है जनरल फैज़ और इमरान खान पर। तो इल्ज़ाम है कि वो मौजूदा आर्मी चीफ की तकर्री को रोकना चाहते थे, लेकिन अब सीनियर लीगी रहनुमा ने दावा किया है कि जनरल बाजवा भी मौजूदा आर्मी चीफ की तकर्री को रोकना चाहते थे और उन्होंने हुकूमत को कुछ पैगामात भिजवाए थे, पैगामात दिए थे। सुनिए ज़रा। अच्छा, अब तकरीबन 1 हफ्ते पहले स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी ये दावा किया था कि जनरल बाजवा जनरल साहिर शमशाद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि हुकूमत जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ तैनात करना चाहती थी और ये मामला उन्होंने हुकूमत पर छोड़ दिया था। मलिक अहमद खान के मुताबिक तो जनरल बाजवा ने कोई धमकी नहीं दी, लेकिन उनकी ख्वाहिश कुछ और थी। लेकिन वज़ीर दिफा भी मार्शल लॉ की एक धमकी का जिक्र ज़रूर कर चुके हैं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। सबसे पहले अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो कल मौलाना के पास गए, आज जरदारी साहब पहुँच गए हैं, आप गए हैं, आपको लगता है कि इससे मौलाना के जो आपके साथ पार्लियामेंट में चलने का मौक़िफ़ सामने आया है, आज की मुलाकात के बाद उसमें कोई तब्दीली आएगी? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। देखिए, हम इस सिचुएशन को देख रहे हैं।
और ठीक है, मौलाना साहब एक सीनियर सियासतदान हैं और जरदारी साहब के साथ माजी में वो चले भी हैं और उनका एक ताल्लुक और राब्ता रहा है। पीडीएम के टाइम पे भी मौलाना साहब पीडीएम को हेड कर रहे थे, जिसके बाद रजीम चेंज हुई। लेकिन अब मौलाना साहब शायद उस सियासत से हट के एक स्टेटस को के खिलाफ अपना एक किरदार अदा करना चाहते हैं, जिसको हमने वेलकम किया। और इस वजह से चूंकि वो जो इस इलेक्शन में जो धांधली हुई है और जुल्म हुआ है, तो खिलाफ जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है उसको सपोर्ट करते हैं। अब अगर जरदारी साहब उनसे मिले हैं तो ठीक है, हुकूमत की तरफ से एक कोशिश है, मुलाकातें होती हैं सियासत में। लेकिन अगर मौलाना साहब ने एक स्टैंड लिया है तो उसके बाद इस तरह की मुलाकातें उनके उस स्टैंड को हर्ट करेंगी। लेकिन सियासत में मुलाकात होती है, तो अभी इस पे जरूरत से ज्यादा मैं नहीं कमेंट करना चाहता। लेकिन कोई ना कोई बात होती है तो कोई मिलता है। लेकिन मौलाना साहब ने सबको ये यकीन दहानी तो कराई है, सिर्फ तहरीक इंसाफ को नहीं बल्कि सब को। जब वो एक बड़ा लीडर जब स्टेज पे खड़े होकर बात करता है तो इस इलेक्शन में जो फॉर्म 47 के जरिए धांधली हुई है उसके खिलाफ उन्होंने बात की है। तो हम ऑन द फेस ऑफ इट कह सकते हैं कि वो उस तहरीक का किसी न किसी तरह बिल वास्ता या बिला वास्ता हिस्सा बनेंगे, जो तहरीक इंसाफ फोर फ्रंट पे लड़ना चाहती है। कि अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं, अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर जमहूर की सुनना और मानना पड़ेगा। ठीक ठीक। अली भाई, वैसे ये कल की मीटिंग के जो आप लोगों को मालूम हो सका है, हुकूमत अचानक से मुलाकातें शुरू हो गई हैं, फिर अचानक से इजलास वगैरह भी बुला लिए गए। क्या कानून साजी कर रही है हुकूमत, कुछ पता चल सका है आप लोगों को? ये इजलास को तो आप अचानक नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो मुबारक सानी केस था उसके हवाले से कायमा कमेटी की रिकमेंडेशन ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में या पिटिशन में हुकूमत जाने से पहले उस रिकमेंडेशन को कौमी असम्बली में लाएगी और वहां से मुत्तफिका करारदाद पास होगी खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और जो ये हिफाजत कुरान के लिए एक यूनानिमस करारदाद आएगी और उसके बाद पिटिशन जाएगी। लेकिन पिटिशन वो पहले कर दी। चले, जो भी है एक नेक नियति से की होगी और हम उसको सपोर्ट करते हैं, और उसका रिजल्ट हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा। अब देखते हैं तफसीली फैसला क्या आता है। तो ये जो इजलास है ये बेसिकली 21 को बुलाया जाना था, लेकिन स्पीकर साहब मुल्क से बाहर थे। डिप्टी स्पीकर साहब का कोई हेल्थ इशू हुआ, लॉ मिनिस्टर साहब से मैं राब्ते में था उस इशू पे, क्योंकि इस पे हमसे कमिटमेंट थी हुकूमत की कि इस पे फौरी इजलास बुलाएंगे। लेकिन बहरहाल अब वो पीर को बुला रहे हैं। अब उस पीर के इजलास में हुकूमत अपना भी कोई और एजेंडा लाना चाहती है, उस पे अभी तक पोजीशन को हमें एतमाद नहीं लिया गया। लेकिन पीर के दिन जो बिजनेस एडवाइजरी होगी उसमें क्लियर होगा। अगर अंडर द टेबल कुछ और अगर अली भाई ये इमरान खान की कस्टडी तब्दील करने से मुताल्लिक हो सर ये मामला जी, या अदालती मामलात के हवाले से हो, अदलिया के हवाले से हो, तो फिर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? क्योंकि अददी एतबार से तो आप रास्ता नहीं रोक सकते ना, तो आपकी इसके अलावा हिकमत अमली क्या होगी फिर? देखिए, हुकूमत का तो एक राइट होता है, प्रोगेटिव होता है, अपना एजेंडा, अपना जो है जो भी इनका हुकूमती एजेंडा होता है उसको परसू करते हैं। लेकिन हमेशा अपोजिशन के साथ एक कोऑर्डिनेशन उस पर रखी जाती है, क्योंकि दो तरह की लॉ मेकिंग होती है। एक वो लॉ मेकिंग जो आपने हुकूमत रियासती उमूर के लिए करनी होती है, जो मफाद आमा की होती है, तो उस पर अमूमी तौर पे अपोजिशन को बता के तो अपोजिशन सपोर्ट करती है। हमारे दौर में भी ऐसा हुआ कि कुछ नेशनल इंटरेस्ट के या अवामी इंटरेस्ट के कुछ लॉ मेकिंग में हम बात करते थे और उसमें सपोर्ट होती थी। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो किसी हुकूमत का एक पॉलिटिकल एजेंडा हो या कोई फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हो जो ज्यादा पॉलिटिकल साइड पे जाती हैं, उस पर अपोजिशन पर एतराज करती है। तो अगर कल परसों के इजलास में हुकूमत का अपना कोई पॉलिटिकल एजेंडा है तो वो सामने आएगा। उसका जाहिर है, सर आपने मुनासिब बात की कि हमारे पास अददी अक्सरियत नहीं, अददी अक्सरियत होती तो फिर हम हुकूमत में होते ना। वैसे असल में अददी अक्सरियत हमारी है, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म 47 जो है वो तो सारे हारे बैठे हैं। सही। अच्छा वली साहब, ये जो आपका जलसा मुलतवी हुआ इसके हवाले से अब जरा थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। जलसा मुलतवी हुआ, इसके हवाले से फिर हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उनकी दरखास्त पर अली अमीन साहब ने खान साहब से बात करके जलसा मुलतवी करवाया है, ऐसा ही हुआ है? देखिए, कोई भी जो बड़ी डिसीजन मेकिंग होती है
उसकी इंट्रिकेसीज में जाने और किसने ये कहा और कहां से हुआ फलाना हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम, पूरा सिस्टम जितना भी है, इंक्लूडिंग एवरीबॉडी, पूरा सिस्टम आखिर में एक शख्स के पास गया और उसको उसके फैसले के इंतजार में था कि वो एक शख्स क्या कहता है, और वो एक शख्स इमरान खान। इमरान खान साहब ने सर ये कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है अली भाई, ये कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है? हुकूमत के साथ आप किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, कोई राब्ता नहीं करना चाहते, और हुकूमत ये कह रही है कि आपने उन्होंने वजीर आला से ये रिक्वेस्ट किया और उनके रिक्वेस्ट पर मैसेजिंग हुई है, और फिर आप लोग कहते हैं सहूलतकारी भी नहीं है, मैसेजिंग भी कैसे हो रही है फिर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आप मेरी बात समझ नहीं पाई। मैं ये कह रहा हूँ कि एक फैसला हो गया, एक इंफॉर्मेशन जनाब इमरान खान साहब पास ऑन हो गई, चीजें सामने आई कि एक तो हमारे जो मजहबी जमातों के हमारे मोहतरम कायदीन और नुमाइंदे सब लोग वहाँ उशाक़ रसूल मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर। इंपॉर्टेंट केस था और इस केस में इक्वली जो है स्टेक होल्डर तहरीक इंसाफ भी है, क्योंकि इस इशू को कौमी असम्बली के फ्लो पे तहरीक इंसाफ की तरफ से मैंने, हमारे एलआई साहबजादा हामिद रजा साहब ने और मुख्तलिफ लोगों ने और अपोजिशन से साहब ने उठाया। अली भाई शायद आप मेरी बात, आप मेरा सवाल समझ नहीं रहे, मैं बहुत सादा सवाल पूछ रही हूँ। मैसेज किसने दिया सर? बिल्कुल ठीक है, क्यों मुलतवी हुआ, वो सारे ग्राउंड्स बने हुए हैं, वो सारा आप लोगों ने बता दिया, ये मैसेज कन्वे कैसे हुआ, किसने दिया? देखिए, मैं अगर अपनी बात पूरी कर पाऊं, क्योंकि आपके पास एक जिस तरह वो क्लैशनकोफ में 75 गोलियों का एक होता है ना मैगजीन, तो आपके पास भी मैगजीन तैयार होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा मौका दे दिए कीजिए कि अपनी बात कर सकें कि खान साहब के सामने दोनों सिनेरियो आए। तो मजहबी जमातें आई हैं, सास मामला है, कौन सा मुसलमान है जिसके लिए खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशू अहम नहीं है। तो खान साहब ने मेरे सामने कल ये बात की, when I was with him in a dialogue for quite a long time, हम मुख्तलिफ चीज़ों पर डिस्कशन हो रही थी, मैं भी साथ ही बैठा था, तो खान साहब ने खुद ये कहा कि हमारे लिए अहम था ये इशू, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि इसको, इस इशू को, तो मैं यूनाइटेड नेशंस में मैंने इस पे बात की है, तो ये तो हम सबके दिल के करीब है। फिर सुप्रीम कोर्ट में सर आपकी ये सारी बातें, सर आपकी सारी ये बातें जस्टिफाइड हैं, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि ये मैसेज गया कैसे सर? दूसरा फैक्टर ये था कि उनके नॉलेज में ये भी चीजें लाने की कोशिश की गई कि तसादुम का खतरा है, क्योंकि आखिरी वक्त पे हुकूमत ने डर के एनओसी कैंसिल किया, तो इमरान खान साहब कौन मैसेज लेकर आया तरफ कौम न जाए, तो उन्होंने ग्रेस दिखाई है, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया कल। और फिर अली भाई ये सारी बातें जस्टिफाइड है, 8 सितंबर को सारी बातें जस्टिफाइड है सर आपकी बात। मैं सिर्फ आपसे बहुत सादा सी बात कर रही हूँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि क्या हुकूमत का दावा दुरुस्त है? अली अमीन साहब को हुकूमत ने कहा, और फिर हुकूमत की बात जो हुकूमत कह रही है कि अली मोहम्मद खान साहब के पास वो मैसेज लेकर आए और उन्होंने कन्विंस किया खान साहब को, ये बात दुरुस्त है सर? हाँ या ना कह दीजिए। साहब की बात हो रही है, और दो अली अमीन गंडापुर की बात कर रही हूँ मैं। एक आपका आजिज भाई अली मोहम्मद है और दूसरे हमारे वज़ीर आला साहब हैं। देखिए, हुकूमती जो अहम एहलकार हैं, मेरे ख्याल में बैरिस्टर अकील साहब हैं, जी जी, तो उन्होंने ये बात मीडिया पे की है कि उनकी तरफ से एक इंफॉर्मेशन, सर अता तारड़ साहब ने इसको कंफर्म किया है ना, इसीलिए मैं आपसे कंफर्मेशन मांग रही हूँ। उनका दावा दुरुस्त है या गलत है, ये बता दें बस। मैं अर्ज करता हूँ, हुकूमत की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन पास की गई होगी, जाहिर है हुकूमती हल्के तो हुकूमती लोगों को ही पास करते हैं, या वो अली अमीन खान को पास कर सकते थे या हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौर को, तो कोई इंफॉर्मेशन हुई होगी जिसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता, वो गंडापुर साहब कह सकते हैं। लेकिन एक हसास सूबे का वजीर आला, उसके पास ज़ाहिर इंफॉर्मेशन आनी है कि क्योंकि उन्होंने तो उसको लीड करना था, और उस आदमी ने करके भी दिखाया है कि उसने जब एक दफा एक सूबे का वजीर आला, और अली अमीन ने कोर कमेटी को बताई ये बात कि उन्होंने राब्ता किया था खान साहब से, फिर पीछे हटता है, वो फिर पीछे हटने के लिए कफन नहीं सर वजीर आला ने कोर कमेटी को ये बात बताई कि उन्होंने राब्ता किया था खान साहब से। आपने बेहतर फैसला किया था, तसादुम या सब्र और इस्तिकामत और सर फैसले पे तो सवाल ही नहीं है सर, फैसले पर तो सवाल ही नहीं है, सवाल ये कि फैसला जो हो गया वो कैसे हो गया। तो मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, अली साहब ने बताया कोर कमेटी को कि उन्होंने खान साहब को ये मैसेज कन्वे किया है। देखें, आप मेरी बात समझ नहीं पा रही, ये अहम इतना नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन किसने इमरान खान साहब को पास की, अहम बात यह है कि वो इंफॉर्मेशन जब रखी गई और उसके बाद फैसला क्या हुआ,
अगर एक सियासत अली भाई सुनने वालों को भी बहुत अच्छे से पता है कि क्या क्या बात अहम है, तो आप उस चीज को अब आप उसकी अहमियत को नहीं अग्री और डिसएग्री करना चाह रहे, लेकिन आपको भी पता है कि वो कितनी अहम बात है। सर मुझे ये बताइए, आप अली भाई आप मिलने गए जी जी, ये जो इन्फॉर्मेशन आप सुनने के मूड में आज नहीं है कि ये जो इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब के सामने रखी गई कि हसास मामला है, मजहबी मामला है, लोग रेड जोन में है, दूसरा चूंकि ये सबको पता है अली भाई, आप रिपीट में शो देखिएगा, आप तकरीबन 6 बार आपने इस बात को रिपीट किया है, ये सबको पता है। इस फैसले पर तो सवाल ही नहीं है सर, फैसले पर सवाल नहीं है, सवाल बार बार ये कर रही हूँ कि फैसला कैसे हुआ है उस पर बात कर रही हूँ। अली अमीन गंडापुर ने खान साहब को मैसेज दिया या नहीं दिया, इसका हाँ या ना बता दीजिए ताकि हम आगे बढ़ जाए। देखिए ये कोई कसौटी का प्रोग्राम तो नहीं है जो माजी में पीटीवी पे चलता था, जो इंफॉर्मेशन एक साबिक वज़ीर आज़म को, यानी आप जवाब नहीं देंगे इसका, ठीक है। 7 बजे आप मुझे एक मिनट आप मुझे ये बताइए 7 बजे कोई जा सकता है अडयाला जेल में जब तक हुकूमत की इजाजत ना हो? तो ये बात क्लियर होगी कि हुकूमत की रिक्वेस्ट थी, हुकूमत की इजाजत थी, हुकूमत की इंफॉर्मेशन जिसको भी पास ऑन हुई है, हुकूमत की एक रिक्वेस्ट आई या निजाम की इस तरह कह रहे या सिस्टम की एक रिक्वेस्ट आई इमरान खान साहब के पास। मैं दोबारा ये बात कर रहा हूं, अगर टिपिकल सियासतदान होता जो अना के कोई हमाला पे होता, जिसने बदला लेना था या जिसके अंदर कोई गुस्सा था या अना के उस जगह पे था कि नहीं मैंने करना है, सियासतदान ने जलसा करना था और सिस्टम का पैगाम हुकूमत के जरिए आया, उसने नहीं किया। उसने साबित किया कि वो 9 मई को भी पुरअमन था, वो 22 अगस्त को भी पुरअमन रहा और वो सर अली भाई सिस्टम का पैगाम हुकूमत के जरिए आया। देखिए मैं इसको नहीं कंफर्म कर सकता क्योंकि मेरे पास पे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सिस्टम जो है, लेकिन सर अगर हुकूमत के जरिए आए तो ये आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। सर मुझे ये बताइए, ठीक बिल्कुल ठीक तो इट मींस कि फिर आप लोगों के लिए रास्ते हुकूमत से बात करने से ही आपके रास्ते खुलने हैं। सर आगे बढ़े, ये बताएं अली भाई, आप कल खान साहब से मिलने आए, आपने बताया कि इमरान खान कह रहे हैं कि 8 सितंबर का जलसा किसी सूरत मौखर नहीं होगा, लेकिन इलेक्शंस के बाद से अब तक सर तहरीक इंसाफ ने जितनी भी तारीखें दी, वो चाहे 22 अगस्त की तारीख हो, चाहे ये पिछली तारीख हो, चाहे उससे अब आने वाली तारीख हो, माजी में देखें ना वो मौखर होते रहे हैं, जलसे मुलतवी हुए हैं, 5 तकरीबन आपके जलसे मुलतवी हुए हैं। क्या गारंटी है कि फिर ये 8 सितंबर वाला भी मुलतवी नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है कि कल शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे? है क्योंकि उनको खुद भी यकीन नहीं है। वैसे देखिए ये गारंटियों पे जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी तवक्कुल का नाम है और इमरान खान साहब ने तवक्कुल किया। तवक्कुल किस बात पे किया है? तवक्कुल इस बात पे किया है कि अगर मेरे किसी फैसले से कोई मुमकिन तसादुम, जो शायद ना होता क्योंकि कल मैंने इनको ऑब्जर्व किया है, मतलब आधा दिन के साथ रहा हूं, तो मैंने इनको ऑब्जर्व किया है कि उनको भारी दिल से उन्होंने ये फैसला किया है, क्योंकि उन्होंने कहा आई एम विटनेस टू दिस, उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क से मोबिलाइजेशन थी, खासकर पंजाब से थी, केपी से तो होती है, तो उनको ये था कि यार इतना बड़ा जलसा था, लेकिन वो नहीं चाह रहे थे कि कोई भी मौका किसी भी फैक्टर को दें। सर मुझे ब्रेक पे जाना है अली भाई, लेकिन मैं उससे पहले चाह रही हूँ कि आपसे जरा सारी बातें हो जाएं। सर ये अलीमा खान साहिबा के रऊफ हसन के साथ जो मुबैना व्हाट्सएप मैसेजेस सामने आए हैं जिसमें बयानिए के जरिए पीटीआई पर कब्जे की जंग का जो मंजरनामा सा बन रहा है, तो सर क्या अलीमा खान और बुशरा बीबी की आपसी चप्पलिश वाजे हो रही है? देखिए मेरी बात सुनिए किरण साहिबा, पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की मोहल्लाती साजिशों या इंटरनल डिबेट्स पे बहसों का मुतहम्मल नहीं है। किसी भी घर में, किसी भी जमात में, आपके चैनल में, सियासी जमात में, मजहबी जमात में, अखबार वालों के दफ्तर में बातें होती हैं। कोई कहता है उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। असल इशू क्या है? अगर मुल्क पे किसी ने रहम करना है, अगर मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, तो असल इशू ये नहीं है कि अलीमा बीबी ने हमारी तो माँ की तरह है, बाजी है, उन्होंने रऊफ भाई को क्या कहा या मरियम वालिद मोहतरम को क्या कह दिया या आर्मी चीफ ने जनाब डीजीआई। नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि पाकिस्तान के साथ क्या करना है, कि इस तरह चलेगा जिस तरह चल रहा है नहीं चल सकता।
आपको तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठाना पड़ेगा या उनको बैठना पड़ेगा। जो मैंने पार्लियामेंट में एक बात की थी कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस बैठे, बाकी सारी जमातें तो आपको ऑफर भी कर चुकी ना, लेकिन आप तो उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। आप एक ही तरफ इशारा करते हैं कि हमने अगर बात करनी है तो एक ही तरफ करनी है, लेकिन अब जो आपने खुद कंफर्म किया है कि अगर हुकूमत के जरिए ही आ रही हैं चीजें, तो फिर आपके लिए बड़ा वाज़ेह मैसेज भी है ना कि अगर आपने मामलात को सेटल डाउन करने के लिए भी बात करनी है तो हुकूमत से ही करनी है। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। सेनेटर खान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं JUI फेस से, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कल PTI वफ्द से मुलाकात हो गई आप लोगों की, पार्लियामेंट में साथ चलने पर इत्तेफाक हुआ है, आज कमेटियों की भी मीटिंग थी, क्या हिकमत अमली तय पा गई है आपकी और PTI के दरमियान? देखिए, मैं कल भी कोयटा में था, आज भी कोयटा में। कल मैं अपना वीडियो लिंक पे था बाकी साथियों के साथ, आज मैंने ट्रैवल करना है और देन जो है उसके बाद हम आपस में बैठेंगे। 2 सब कमेटियाँ बनी हैं इस वक्त, एक मेरी और शबली फराज साहब की, दूसरी हैदरी साहब और बैरिस्टर गौहर साहब की। तो 2 कमेटियां हैं। ये पार्लियामान के अंदर जो है ना वो जो इश्यूज़ होंगे उन इश्यूज़ पे बात करके आपस में एक जैसी हिकमत अमली अपनाने की कोशिश करेगी। ये सब सब्जेक्ट टू अप्रूवल होगा बाय दी क़यादत। और बाकी रिमेनिंग मामलात में भी हम कोशिश करेंगे कि बढ़ने की आगे, मगर किस हद तक बढ़ सकते हैं आपको बताएंगे, जहाँ तक बढ़ सके वो फिर बता देंगे। सही सर, पीर को जो असेंबली में कानून साजी होने जा रही है, इसके बारे में क्या मालूम है आपको, और इसके लिए तहरीक इंसाफ के साथ कोई हिकमत अमली होगी आपकी? देखिए, सुना है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज ला रहे हैं, जो ट्रेजरी बेंचेस जो है वो अपना ला रही है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज, मगर अब तक उन्होंने बगल में छुपा के रखा हुआ है। स्पेकुलेशंस हैं इस पे, उनके जहन में भी, PTI के जहन में भी कुछ था कि शायद इस तरह की जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन लाएँ, कुछ हमारे जहन में था। तो मैं आ जाऊं तो फिर अपना मैं शबली फराज साहब से जो है वो राब्ते में रहूँगा और हुसैन साहब से भी इसी तरह से फिर राब्ता होगा, बैरिस्टर साहब का हैदरी साहब के साथ। फिर बैठ के देखते हैं, मगर एक दफ़ा टेबल तो करें ना, टेबल करें फिर उसके बाद इसको आगे लेके बढ़ेंगे। मगर हमें ख़दशा ये है कि इसको कमेटियों को बाईपास करते हुए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की कोशिश करेंगे। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आया हो सकती है, नहीं हो सकती, 2/3 मेजॉरिटी जो है वो मौजूद है, नहीं मौजूद, ये सारे ऐसे सवालात हैं जिसको अभी तक आंसर होना है। तो इसमें अभी 1-2 दिन रिक्वायर्ड होंगे। 26 को कौमी असम्बली का इजलास बुलवाया, 27 को अपना सेनेट का इजलास है। ये सुन रहे हैं कि शायद सेनेट में टेबल, मगर अभी तक कुछ एग्जैक्ट मालूम नहीं है। सही, कामरान साहब साथ ही मौजूद रहिएगा सर, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के मौक़िफ़ के लिए सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, बानिए PTI को ऐसा लगता है कि उनका केस जो है वो फ़ौजी अदालत में चलाया जा सकता है, हुकूमती हलकों से भी इसी तरह के इशारे मिल रहे हैं। तो सर, अगर ऐसा होता है तो इस पर क्या स्टांस होगा JUIF का? देखिए, मैं अपना ज़ाती इसमें स्टांस बता सकता हूँ। मैंने एक ज़ाती मेरी सोच ये है कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट के तहत नहीं होना चाहिए, मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। ये मेरा ज़ाती स्टांस है। और पार्टी के सामने जब ये मामला आएगा तो फिर पार्टी के इदारे तय करेंगे। फिर उसमें शायद कोई एक शख्स कोई या उसका ओपिनियन जो है ना वो मैटर ना करे। फिर इज्तिमाई तौर पे जो भी सोच बनी वो सोच होगी हमारी, फिर उसको पब्लिक भी करेंगे इंशाल्लाह। सर, क्या पार्टी लाइन की खिलाफ वर्जी करते हुए कोई रुकन आईनी या कानूनी तरमीम के लिए वोट दे सकता है? और अगर दे सकता है तो उसका वोट काउंट होगा सर? क्योंकि पार्टी इसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकती है सर? 2 चीज़ें आपके सामने हैं। एक आर्टिकल 63A है, उसमें 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे कतरन है। पार्टी अगर कोई डिसीजन लेती है तो फिर उस डिसीजन के अगेंस्ट जो है ना वोट देना जो है, और फिर इसके साथ एक जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट की जिसका रिव्यू भी फाइल हुआ है, और उसमें जो है ना वो उसके काउंट करने पे भी पाबंदी शायद
मगर उस जजमेंट से जो है मैं इत्तेफाक नहीं करता, जो 63A के हवाले से जिसमें हमजा वाली गवर्नमेंट भी गई थी, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता कि वो जजेस जो है वो बाउंड्री से बाहर निकल गए थे 63A के। काउंट हो सकता है, मगर बहरहाल उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो 63A में लिखे हुए हैं, उसके नतीजे में अगर पार्लियामानी पार्टी ने कोई डिसीजन लिया है और उसके नतीजे में जो है वो फिर डी-सीट हो सकता है वो साथी जो पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट पार्लियामानी पार्टी के डिसीजन वोट कास्ट करता है। सही। तो सर, जमीयत उलमा इस्लाम ने ये फैसला किया है कि किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर आप अपनी तहरीक खुद चलाएंगे। सर, वजह क्या बनी है इसकी? पीटीआई की गैर संजीदगी इसकी वजह बनी है, या फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल इसकी वजह बनी है? देखिए, फैज़ हमीद के खिलाफ जो कार्रवाई है इसकी कोई कतन उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो फ़ौज का इंटरनल मामला ज़रूर करे, और फैज़ हमीद साहब जो कुछ करते रहे वो जाने, फ़ौज जाने। मगर उसमें जो हमारे जहन में कुछ 2-3 चीज़ें हैं। एक ये कि जब इन्होंने इत्तेहाद बनाया था तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर के हवाले से, उस वक्त पीटीआई एग्जिस्ट करती थी, मगर पीटीआई को उस वक्त एतमाद में नहीं लिया गया। तो जब नहीं लिया गया, ये एक ऐसी चीज़ है कि अब इस स्टेज पे आके हमें कहा जाए कि आप इसमें शामिल हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि बात नहीं बनती है। उस वक्त उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। शायद आज हम इस बात को या किसी भी हवाले से ले लीजिए, पॉजिटिवली नेगेटिवली इसको हम। और दूसरा जो है, हमारा वर्कर जो है वो अभी तक इतना नज़दीक नहीं आया कि हम दोनों पार्टियां जो है वो मिल के कोई तहरीक चला पाएँ। तो खुदा न खास्ता बाद में कल कोई गिला हो तो हम पहले जो है ना वो कहते हैं कि आप अपनी तहरीक चलाइए, हम अपनी तहरीक शुरू करते हैं या करेंगे। तो उस अल्टीमेटली फ़र्ज़ कर लीजिए किसी स्टेज पे हम बात आगे बढ़ा सके, इकट्ठे मिल के चल सके तो ज़रूर चलेंगे, मगर ये स्टेज नहीं है। तीसरा इसका जो तीसरी लिम्ब है वो ये है कि वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ या उनके पास जो है ना वोट है या हमारे पास वोट है। हमने बहुत सी सीटों पे जो है ना बिल्कुल जो क्लोज मार्जिन में जो ना उनसे हारे हैं या हराए गए हैं, तो ये भी हमारे ज़हन में है। तो इस तरह से इस स्टेज पे जो ना ये कह देना कि हम मिल के कोई बना लेते हैं और फिर उसके बाद तारीख चलाएंगे, ये मेरा ख्याल है प्री मैच्योर है। फिर एक इत्तेहाद का तजर्बा भी हमको है, उसके नतीजे में वो पार्टियां तो अंदर हैं जिसको हमने जो है ना वो सहारा दिया था, मगर हम तो अंदर नहीं हैं, हम तो बाहर हैं और अपना साइज़ हम रिड्यूस कर बैठे हैं। ये बातें हमारे जहन में हैं, उसकी वजूहत हमारे अपने जहन में भी हैं कि क्यों रिड्यूस हुआ साइज़, किसके कहने पे हुआ। तो फिर कल अगर इससे भी ज़्यादा कोई दोस्त जो है ना वो करे तो ना हमारा गिला होना चाहिए किसी के ख़िलाफ़, ना किसी का हमारे ख़िलाफ़ गिला होना चाहिए। फिल वक्त अपना अपना शुरू करते हैं, अगर हम इकट्ठे आगे या कोई ऐसा मरहला आया तो फिर देखेंगे। सर, माजी के तजर्बे की बात कर रहे हैं आप, तो क्या पीडीएम में शामिल होने का अफसोस है? पीडीएम देखिए वो माजी था, माजी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप समझते हैं कि उससे आपने जो ना तजर्बा हासिल किया, तो उससे भी हमने कोई तजर्बा हासिल यकीनन किया है। हमें एक अच्छा जो है आप समझ लीजिए कोई लर्निंग हुई है उस हवाले से कि सियासत में जो है ना वो बिल्कुल जो है ना किसी पे आंखें बंद करके एतमाद कर लेना, या कि कोई कहे कि आप बहुत अच्छे हैं, आइए आप सारे अपने वर्कर्स को भी निकालिए और हम तो निकालने जोगे नहीं हैं। तो ये हमने इससे जो है एक सीखा है। तो जो चीज़ सीखे वो आप भले वो बिटर भी हो मगर अच्छी होती है। सर, मौलाना साहब ने जुलाई में ये दावा किया था कि पीटीआई दीगर असम्बलियों से इस्तीफ़ा देगी, केपीके असम्बली को तहलील कर देगी, लेकिन उसके फौरी बाद ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से इसकी तरदीद हो गई थी। तो क्या ये वजह है सर, इस वादा खिलाफी पर नाराज़ हैं आप? क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बात बगैर किसी वजह के तो नहीं कही होगी मौलाना साहब ने। साहब के स्टेटस के आदमी से आप समझती हैं कि कोई ऐसी बात हुई हो जो उन्होंने गलत समझी हो और गलत तौर पे जो है ना कह दी हो और जिसको कंट्राडिक्ट भी किया जा सके? बहरहाल वो बात भी गुजर गई। हम एक अच्छे जेस्चर, क्योंकि हमारी कल मुलाकात हुई है, एक अच्छे जेस्चर के तौर पे हम इस बात को रिपीट नहीं करते, ये हमारे पार्ट पे एक जेस्चर समझ लीजिए। मगर स्टिल क्या पीटीआई का मुतालबा ये नहीं है कि नए इलेक्शन करवाए जाएँ? और क्या नए इलेक्शन जो है असेंबलियों की मौजूदगी में हो सकते हैं? मेरा ख्याल है इसका यही जवाब काफ़ी है। सर, इस तरह की खबरें भी हैं कि मौलाना साहब ने मुतालबा किया था
KPK हुकूमत इलेक्शन में धांधली की तहकीकात के लिए पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखे। इब्तिदा में PTI की तरफ से इस बात की यकीन दहानी भी आई थी सामने, लेकिन इसके बाद वज़ीर आला ने मुखालफत कर दी थी इस मामले की। मुझे मौलाना साहब का नहीं पता, मगर मैंने अपनी ज़ाती तौर पे ये बहुत सारे प्रोग्राम्स में कहा था, और जिसका रिस्पांस ये आया था PTI के दोस्तों की तरफ से कि जी हम इस बात के लिए तैयार हैं। मगर बाद में जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इस बात से फासला बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जब पूरे मुल्क में हो, हम ये मैं मौलाना साहब की किसी बात को कंफर्म या डिनाई नहीं कर रहा, मगर मेरा जो बहुत से प्रोग्राम्स में और बहुत से PTI के दोस्तों के साथ जो है मुतालबा रहा था कि आप जो है कम से कम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को ख़त लिख दीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दीजिए कि हम खैबर पख्तूनख्वा में जो है ऑडिट कराने के लिए तैयार हैं और इसके लिए किसी जज के लिए का तयन हो जाए। तो शुरू में तो पॉजिटिव रिस्पांस था, बाद में उनकी तरफ से जो है ना उन्होंने डिस्टेंस करना जब शुरू किया तो, मगर नाराज़गी इस बात पे कोई नहीं है। मौलाना साहब ने कहा होता मुझे इस नहीं है, मगर मैं अपनी बात की तस्दीक करता हूँ कि उन्होंने इस बात से डिस्टेंस किया। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर मैं JUI का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँ फैज़ हमीद साहब के कोर्ट मार्शल के हवाले से, आपका क्या स्टांस है, कैसे देखते हैं आप इस कार्रवाई को? क्योंकि ISPR की जो प्रेस रिलीज़ है उनके मुताबिक जनरल फैज़ हमीद ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की अपने रिटायरमेंट के बाद, और हुकूमत के मुताबिक फैज़ हमीद जो है वो बानी के साथ 9 मई की साजिश में मुलव्वस थे। इलेक्शन से पहले आप लोगों को भी ऐसा लगता था कि सर PTI की सहूलतकारी की जा रही है? देखिए, जहाँ तक फैज़ हमीद का ताल्लुक है, फैज़ हमीद वाला मामला जो है वो फौज का अपना ज़ाती मामला है। मैं ज़ाती तौर पे उनको जो है वो पसंद नहीं करता फैज़ हमीद साहब को। उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं, कुछ ज़ाती भी हैं, कुछ अदरवाइज़ जो मुल्क के साथ जो कुछ वो करते रहे। मगर अब वो PTI का उसके साथ क्या ताल्लुक था वो PTI कह दे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक एंड पे फैज़ हमीद साहब हैं, वो कस्टडी में है। कस्टडी में कोई शख्स होता है, जैसे इमरान खान साहब जब कस्टडी में चले गए थे तो हमने अपने तमाम तर इख्तलाफात की बावजूद जो है उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की थी, और आप कोशिश करते थे कि अपना मौक़िफ़ ना दें उस मामले में। इसी तरह फैज़ हमीद साहब वाला मामला जो है, अब फ़ौज जाने, फैज़ हमीद साहब जाने, उनका इंटरनल मामला जाने, मगर अगर कोई मामला जो है ऐसा है कि जो सिविल ट्रांजैक्शन के बारे में इल्ज़ाम और फ़ौज से रिटायरमेंट के काफ़ी अरसे बाद का है, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो मामला जो है फ़ौज के अंदर का नहीं रहता, वो फ़ौज से बाहर रेगुलर साइड का हो जाता है। तमाम तरह इल्ज़ाम जब आएंगे तो फिर उस पर राय देना कोई मुमकिन है। और आपके इल्म में क्या है सर, फैज़ हमीद इलेक्शन से पहले भी तहरीक इंसाफ की मुआवनत कर रहे थे? देखिए, वो बहुत से लोगों की ज़ाती तौर पे भी मुआवनत करते रहे हैं। वो ज़ाती तौर पे लोगों के बहुत सारे मामलात में इसी तरह से इलेक्शन से हवाले से मामलात में इन्वॉल्व रहे हैं। किसी की मुआवनत करते रहे, किसी की मुखालफत करते रहे। उसमें बहुत लोग शामिल हैं मामलात को, बस अब चूंकि वो कस्टडी में तो ना कहें तो बेहतर। तो सर किन लोगों की मुआवनत कर रहे थे, अगर किसी का नाम बता सकें आप? वो उसमें चुने हुए लोग थे। उसमें PTI का मुझे इस वक्त नहीं कहना चाहता मैं कुछ भी, मगर वो चुने हुए लोग थे, उसमें और पार्टियों के लोग भी थे। बहुत शुक्रिया, आपका साथ मौजूद थे कामरान मुर्तज़ा साहब। कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले ये फरमाइए, सदर जरदारी साहब की आज फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई है, क्या पैगाम लेके गए थे जरदारी साहब उनके पास, और क्या जवाब मिला मौलाना साहब से? मुझे नहीं पता जी, मैं मीटिंग के अंदर था नहीं, और मैं इस्लामाबाद भी नहीं, मेरा रब्ता नहीं हो सका। लेकिन एक बात बहरहाल फहम है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से जरदारी साहब की बड़ी पुरानी न्याज़मंदी है, दोस्ती है। तलखियाँ कभी कभी हो जाती हैं सियासत में, वो भी उनको अपना दोस्त तस्लीम करते हैं और अच्छे ताल्लुकात हैं। पिछले दिनों ज़रा थोड़े से तल्ख माहौल बन गया था, लेकिन इसके बावजूद जरदारी साहब के अल्फाज बड़े मोहतात रहते हैं। और आज अगर वो दोनों इकट्ठे हुए हैं, जरदारी साहब उनकी तरफ गए हैं, तो मुल्की हालात को सामने रखते हुए वो उनके पास यही सवाल लेके गए होंगे अमकानी तौर पे कि इस मुल्क के अंदर जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको हमने शफाफ बनाने की हत्तुल इम्कान हमेशा कोशिश की है, लेकिन कुछ न कुछ कमी रह जाती है। और अब भी अगर कमी रही है तो उस कमी को दूर करने के लिए इकट्ठे बैठ कर दूर करते हैं, लेकिन मुल्क के हालात को देखें और उसको आगे लेके बढ़ने के लिए
हमें ये जो इदारा जाती और सियासी आपस में कशमकश है, चपतलश है और तलखी है, और जो इस वक्त एक सोशल मीडिया का एक तूफान उठा हुआ है, उस तूफान को अगर हमने टाइमली काबू न किया तो ये सोशल मीडिया का तूफान और ये आने वाले दिनों में बल्कि अभी भी शुरू हो गया है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये हमारे जैसे माशरों को जिंदा नहीं रहने देगा। यहाँ तो जिसका जी चाहेगा इसका इस्तेमाल करके, ये सियासतदान हो या मजहबी लोग हो या अदरवाइज, तो ये सबको आपस में लड़वा के उनके लिए ये स्पेस खत्म कर देगा। ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। सर, क्या आइंदा हफ्ते जो मुमकिन तौर पर कानून साजी होने वाली है, इस हवाले से भी कोई तबादला ख्याल हुआ है इस मुलाकात में? और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि क्या ऐसी अहम कानून साजी हो रही है कि जिस पर हुकूमत को अपोजिशन की जरूरत पड़ गई? कायरा साहब, मुझे नहीं पता फ्रेंकली, मैं क्योंकि पार्लियामान में नहीं हूँ, लिहाजा मुझे पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस का सही मानों में इल्म नहीं होता। अनलेस मैं इस्लामाबाद जाऊँ, वहाँ दोस्तों से मुलाकात हो या कोई पार्टी के अंदर डिस्कशन हो जाए तो फिर, अदरवाइज न मेरा उस वक्त मौजू होता है, ना मैं जाकर उसको इंटरेस्ट मिले, वो इतना उस पर गौर फिक्र करता। सर, हुकूमत ने पीर को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया हुआ है, मंगल को सेनेट का इजलास बुलाया हुआ है, अब खबरें आ रही हैं बुध को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो रहा है। इतनी हबड़दबड़ अचानक? ऐसी बात होगी थी तभी जाके ये तीनों इजलास, इन दोनों सेशंस अलग अलग भी और जॉइंट सिटिंग भी, अगर जिस तरह आप फरमा रही है ऐसा अगर हो रहा है तो यकीनन इसके पीछे कुछ होगा। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो बहुत जल्दबाजी में की गई कानून साजी होती है वो अक्सर नुकसानदेह होती है, या उतना उसका अगर नुकसानदेह न भी हो तो उसको उतना फ्रूट नहीं आता। लेकिन वो क्या है, आखिर आइन के अंदर ये जो एक रास्ता रखा गया है कि आप क्विक डिसीजन मेकिंग करनी हो, क्विक लेजिस्लेशन करनी हो, तो ये रास्ते इख्तियार हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज छोड़ी इसलिए गई हैं कि कभी ये भी वक्त आ जाता है, लेकिन उसके लिए कोई बहुत एक्सट्रीम सूरत हाल हो। अब मेरे इल्म में क्योंकि है नहीं कि कोई कानून साजी आ रही है या रूटीन का कोई बिजनेस आ रहा है, मेरे इल्म में। सर, बात ये भी हो रही है ना कि बानी पीटीआई का केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चलाया जा सकता है, तो अगर ऐसा होता है फिर पीपल्स पार्टी का स्टांस इस पे क्या होगा? देखिए जी, वो पीटीआई के बानी का हो, इमरान खान साहब का या किसी और का हो, किसी कारकुन का हो या किसी जमात का हो या किसी और शहरी का हो, जो कोई जुर्म जिस कानून के जुमरे में आता है उस कानून के तहत उसको ट्रायल होना चाहिए। बड़ा सिंपल कुरिया, ना किसी के साथ ज्यादती होनी चाहिए, ना किसी को एक्सेप्शन दी जा सकती है। यानी बानी पीटीआई का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होता है तो हिमायत होगी पीपल्स पार्टी की तरफ से? मैंने एक सिंपल आपको असूल की बात कही है कि मुल्क के अंदर मुख्तलिफ कवानीन हैं, उसमें मिलिट्री कोर्ट का भी है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट का भी है, उसमें क्रिमिनल कोर्ट का भी है, उसमें सिविल लिटिगेशन भी है। जो जुर्म जिस कानून के जुमरे में आता है उस कानून के तहत उसका ट्रायल होना चाहिए। ये कानून है, ये तरीकाकार है, उसमें ना किसी की जमात के सरबराह का जिक्र है, ना किसी आम आदमी का जिक्र है, ना किसी कारकुन का जिक्र है। सबको एक आंख से, यही बानी पीटीआई भी कहा करते थे और यही हमारा भी सही। अब सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल गवर्नर हाउस लाहौर में आपका और नून लीग की कमेटीज का, आप दोनों कमेटीज का एक अहम इजलास होने जा रहा है, तो उस इजलास का एजेंडा क्या है? ये पंजाब की हमारी तंजीम के लोग और जो मुस्लिम लीग की लीडरशिप है वो मिल रहे हैं, तो नेचुरली उसका एजेंडा पंजाब स्पेसिफिक होगा। वह जब गवर्नमेंटें बनती है ना जी, कोalition, तो कोalition गवर्नमेंटें किसी अफ़ाम तफ़हीम पे बनती हैं और वो अफ़ाम तफ़हीम को नॉर्मली पेन डाउन कर दिया जाता है, कोई तहरीर लिख ली जाती है और हम उस तहरीर के ही शाकी हैं कि उस पर पिछली दफ़ा भी हमने अर्ज़ किया था कि अमल नहीं हो रहा। अब भी उसमें कोई शायद उसकी पेश दुरुस्त नहीं है या उसके ऊपर किसी जगहों पे अमल उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह चाहा जा रहा है। शायद मुस्लिम लीग की तरफ से भी चाहा जा रहा हो कैसे अमल हो, लेकिन हो नहीं रहा। तो उसके लिए एक मीटिंग हो रही है। ये जब भी कोई डेडलॉक, छोटे मोटे प्रॉब्लम जिस तरह, तो ये मीटिंगें करके उसका हल निकाल लिया जाता है। तो ये मीटिंग हल करने के लिए नहीं, आप कह रहे हैं मीटिंग जो है वो मसाइल हल करने के लिए, तो कौन से मसाइल हैं जो हल नहीं हुए हैं जिसको हल के लिए अब मीटिंग हो रही है? वो 25 पॉइंट का एक मुआहदा था जिस दिन हमारा मुआहदा हुआ था हुकूमत के मुस्लिम लीग के साथ, और वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और बिलावल साहब ने साइन किया था। वो सारी कापीज आपके पास मौजूद हैं। आप बता सकते हैं सर उस तहरीरी मुआहदे में उन 25 निकात में या मुतालबात में क्या था? मैं बता रहा हूँ ना जी कि
कुछ चीज़ें वो हैं कि हम PSDP जो है वो शेयर करेंगे, लेजिस्लेशन से पहले एक दूसरे से मशावरत करेंगे, सूबों के अंदर होने वाली जो सूरत हाल है, माबैन सूबा जात, उसके अंदर हम जो फेडरल डेवलपमेंट स्कूल है उसको किस तरह लेके चलेंगे, और तकरीरियाँ अगर करनी है तो उसका तरीकाकार, तो उसमें कुछ फार्मूलाज बनाए गए। तो अब उसके हल के लिए मीटिंग्स हो रही हैं सर। बिल्कुल ठीक सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, वो कहते हैं कि जनरल बाजवा जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं लगाना चाहते थे, बल्कि आर्मी चीफ के लिए जो 5 नाम भेजे गए थे उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर को छोड़कर इन 4 में से किसी को भी चीफ बना दें। पीपल्स पार्टी तो सर हुकूमत का हिस्सा थी उस वक्त, तो क्या इस तरह का कोई पैगाम आप लोगों तक भी आया था? मेरे इल्म में नहीं है जी कि इस तरह का कोई पैगाम दिया गया था, और ये मामला क़यादत के तक ही महदूद होता है। ये बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं होता पार्टी के सारे कैडर्स के अंदर, ये क़यादत तक महदूद रहता है। और अगर प्राइम मिनिस्टर ने अपने कुछ लोगों से हमारी क़यादत के साथ कुछ डिस्कशन की होगी तो कम से कम मेरे इल्म में वो नहीं है। बिल्कुल ठीक। कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू कर रहे थे, वक्त भी ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।